हेलो फ्रेंड्स, मैं नज़रा चौहान। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पाठशाला। आप लोगों के लिए आज ये जो है हिंदी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो कि आगे भी आती रहेगी। और आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप लोगों के पास में जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आते रहें। जो भी प्रैक्टिस सेट्स आएंगे उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए, कोई वीडियो मिस ना हो। और जो आगे जो और लोग हैं उनके पास भी शेयर कर दें, जिसके पास ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए बेनिफिट होंगे, यूपी पुलिस के लिए, तो ये उन लोगों तक पहुंच जाए। तो हमारी जो सीरीज़ है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय या नागार्जुन की? तो सभी लोग जानते हैं कि ये जो प्रेमचंद की जो रचना गोदान है ये प्रेमचंद की रचना है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जैसे कि इसमें जो और ऑप्शंस होते हैं, अगर हम इनका एनालाइज करते चलें तो हमारा रिवीजन अच्छे से हो जाता है जो पढ़ा हुआ है। अगर जैसे नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ लें और फिर रिवीजन इससे अच्छा होता है। तो जैसे जैनन जी की कुछ एक दो रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। तो जैनन जी की जो रचनाएं हैं वो परख है, सुनीता है, परख, सुनीता, इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो है सुनीता। और कल्याणी भी इनकी रचना है, कल्याणी, कल्याणी। त्यागपत्र भी इनकी रचना है, जैनेन्द्र की, त्यागपत्र आदि। ये जो है जैनेन्द्र की रचनाएं हैं। और प्रेमचंद की और भी रचनाएं हैं, जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गवन, गोदान, इसमें जो पूछी गई वो है प्रेमचंद की रचनाएं हैं। और अज्ञेय जी की भी रचनाएं हैं। अज्ञेय जी की जैसे त्रिशंकु है या विपथगा है, पूछी भी गई है कई बार, विपथगा, विपथगा। और जो परंपरा है इनकी रचना है, परंपरा, परंपरा। और नदी के दीप आदि, ये जो रचनाएं हैं ये हैं अज्ञेय जी की। और नागार्जुन की भी कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाएगा। युगधारा है जैसे नागार्जुन की, युगधारा। सतरंगे, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली। और पथराई प्यासी, प्यासी पथराई आंखें जो हैं वो भी नागार्जुन की रचना है, आदि। ये जो रचना है प्यासी पथराई आंखें, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, ये नागार्जुन की हैं। और आगे की विभदगा, परंपरा और नदी के द्वीप या त्रिशंकु ये अज्ञेय जी की हैं। जैनेन्द्र जी की परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र आदि, ये जैनेन्द्र की रचनाएं हैं। और प्रेमचंद की जो रचना है, एक तो गोदान इसमें पूछी गई है, जैसे गवन है, गवन, रंगभूमि, सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा सदन, रंगभूमि भी है इनकी, निर्मला, गवन, ये आदि जो रचनाएं हैं ये प्रेमचंद जी की हैं। इसमें से एक गोदान पूछी गई है, तो गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये जो रचनाएं हैं इनको अगर हम बार बार पढ़ें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में है कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो इसमें पूछा गया है कि जो से बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो इसमें मुहावरा पूछा गया है कि बहुत दिनों बाद दिखना का क्या होगा। तो ए कोसों दूर दूर होना, या बी गुदड़ी का लाल होना, या सी ईद का चांद होना, या डी अब तब होना। तो इसमें बहुत दिनों दिखने का
मतलब है बहुत दिनों बाद दिखना, इसका अर्थ जो है वो ईद का चांद होना। ये मुहावरे हमें पढ़ने पड़ते हैं, एक दो बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो तो ये याद हो जाते हैं। तो ईद का चांद होना हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। और इसमें जो अवतव होना जो दिया गया है, अवतव होने का मतलब होता है टालते रहना किसी चीज़ को, आज करेंगे कल करेंगे या अभी करेंगे या कल नहीं करेंगे, टालते रहना इसमें आता है, टालते रहना अवतव होना। और गुदरी का लाल होने का मतलब होता है जैसे कि गरीब घर में जन्मा हुआ गुणवान बालक, जैसे किसी गरीब घर में कोई गुणवान बालक जन्म ले ले, गरीब घर में जन्मा हुआ गुणवान बालक इसमें आता है। और कोसों दूर होना मतलब इसका अर्थ है बहुत दूर होना, इसका अर्थ होता है बहुत दूर होना, बहुत दूर होना। तो ये मुहावरे के अर्थ हो गए। तो इसका जो सेकंड में बहुत दिनों बाद देखना पूछा गया था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईद का चांद होना इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें पूछा गया है कि जो दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए, यानी ए इसमें पूछा गया है कि इसमें जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से सही वाक्य पहचानना है कि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, या बी ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, या सी ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, या डी ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कि जो ईमानदारी है मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है, लक्षण और आचरण नहीं होगा, ना ही व्यवहार होगा। कि इसमें मतलब व्यवहार नहीं कि मतलब सभी के पास हो या आचरण सभी के पास हो, तो इसमें ये एक गुण माना गया है कि ये जो श्रेष्ठ गुण होता है। तो इसके लिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। इसमें पूछा गया है जो अनिल और अनल का सही अर्थ देता है, यानी अनिल का और अनल का सही अर्थ क्या है जो एक साथ दिए गए हों। तो इसमें जो है अनिल तो हवा है, अनिल से मतलब है हवा, जैसे पर्यायवाची होते हैं हवा के, वायु, समीर, हवा, अनिल, पावक भी, पवन होता है पवन। तो इसमें अनिल, और अनल का मतलब होता है आग से, अनल, तो अग्नि, आग, ये इनके और ये पर्यायवाची हो जाएंगे। तो अनिल का मतलब हवा या वायु से है, और तो हवा के साथ पानी दिया गया है, तो अनल का मतलब आग से है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे आग पानी वाले। अग्नि और वायु, यानी अनिल पहले लिखा है तो हवा हो जाएगा, यानी वायु और अग्नि। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें मिसप्रिंट है। इसमें जो है पक्षी पर रेखांकित है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। तो पंकज, अंडज, खग या नवचर, इसमें से कौन सा नहीं है। तो जो अंडज है और नवचर है और खग है ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। ये किसके हैं, पक्षी के हैं। जो नहीं है यानी पंकज जो है ये सरोज, जलज, पंकज, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, ये पंकज के होते हैं। तो इसमें जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है वो पंकज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी के रचनाकार हैं। इसमें कामायनी के रचनाकार पूछे गए हैं कि कौन है। तो जयशंकर प्रसाद है, या सुमित्रानंद पंत है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या महादेवी वर्मा है। तो कामायनी के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद है, तो इसका तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें से जो नीचे रचनाकार दिए गए हैं रिवीजन के लिए, इनके भी हम जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सुमित्रानंद पंत की जो रचनाएं हैं, जैसे पल्लव है, पल्लव इनकी रचना है सुमित्रानंद पंत की। और जो बीड़ा है वो भी इनकी रचना है, बूढ़ा चांद भी इनकी रचना है। ऐसे आप लोग भी बोलते रहे तो इससे आप लोगों को भी ये जो रचना है वो याद रहती हैं। बूढ़ा चांद है, या युगांतर है, ये इनकी रचना है, युगांतर आदि। और ज्योत्सना भी इनकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी।
सुमित्रा नंदन पंत की है ये जो रचनाएं हैं इनकी, पल्लव, बीड़ा, बूढ़ा चांद, युगांतर आदि। अब जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनकी भी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। जैसे इनकी अनामिका है, अनामिका फेमस है, अनामिका। और अणिमा भी इनकी रचना है, अणिमा, अनामिका, अणिमा। और परिमल, गीतिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास या नए पत्ते इनकी, या कुकरमुत्ता, ये सब इनकी रचनाएं हैं आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचनाएं हैं। और जो महादेवी वर्मा है इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। एक तो इनकी प्रसिद्ध है जो अधिकतर पूछी भी जाती है, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। निहार भी इनकी रचना है, निहार। रश्मि भी इनकी रचना है, रश्मि। और जो सांद गीत या दीपशिखा, दीपशिखा, सांद गीत आदि इनकी ही रचनाएं हैं ये। तो इसमें कामायनी पूछी गई थी, जयशंकर प्रसाद की है, तो इसका तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाद बाकी ये रचनाएं हैं, ऐसे रिवीजन से याद रहती हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि दूध का धुला होना, यानी कि दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। तो दूध का धुला होना यानी कि शुद्ध साफ होना, कोई भी मतलब पाप ना करना, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्दोष होना। इसका ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि जो हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। इसमें जो ये वाक्य दिए गए हैं तो हिंदी वर्तनी की इसमें कौन सी गलती है, तो उसमें से सही वाक्य को चुनना है। ए दिया गया है तुम इसके दाम देते जाओ, इसका दाम देते जाओ, या तुम इसके दाम देते जाओ। तो देते जाओ ये सुना नहीं होगा कभी, ये गलत हो जाएगा। और अ भी नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका भी नहीं होता है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी तुम इसके दाम देते जाओ, ये ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, यानी कि समरूपी भिन्नार्थक का मतलब है कि उनका प्रोनाउंसिएशन एक हो और उनका जो अर्थ है वो भिन्न हो। समरूपी भिन्नार्थक पूछा गया है, मतलब उनका रूप समान हो और लेकिन भिन्नार्थक अर्थ हो उनका। जो अर्थ है भिन्नार्थक, मतलब भिन्न प्लस अर्थक पूछा गया है, तो अर्थ जो है वो भिन्न होना चाहिए। तो जो देखने में मतलब एक जैसे हैं, अवधि अवधि, या अनुचर नौकर, आदि अंत, अभिनय नाटक। तो इसमें जो देखने में एक है वो अवधि अवधि है, जिसमें से एक अवधि का मतलब है यानी अवधि, इसमें ई की मात्रा है छोटी की, तो अवधि, अवधि का मतलब होता है समय। और जो अवधि है बड़ी की मात्रा है, इसका मतलब होता है जो अवधि भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, अवध से संबंधित अवधि भाषा बोलने वाले, अवधि भाषा बोलने वाले, तो इनसे रिलेटेड है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, अवधि अवधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें नहीं है पूछा गया, पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा के पर्यायवाची जानते हैं हम लोग क्या होते हैं, शशि है, जैसे शशि, मयंक, और जो ये चांद है, चांद भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। और जो विधु है ये भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है, विधु। तो इसमें से विधु, शशि और चांद, ये तीनों किसके पर्यायवाची हो गए, चंद्रमा के पर्यायवाची हो गए। इसमें से नहीं है पूछा गया है, तो जो सी ऑप्शन बचा है सूत, ये हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड पूछे गए हैं, कितने कांड हैं।
8 है, 5 है, 7 है या 12 है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 7 कांड है, 7 कांड है और जो पंक्तियां हैं इसमें वो 12,800 पंक्तियां हैं। 7 कांड है, 12,800 पंक्तियां हैं और 1073 इसमें दोहे हैं। दोहे कितने हैं? 1073 दोहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें कांड पूछा गया था, तो इसमें 7 कांड है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि लोहे के चने चबाना, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी लोहे के चने चबाकर, इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। लोहे के चने चबाना, तो लोहे के चने चबाना बहुत ही कठिन बात है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा अर्थ होगा। बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, या बहुत ही विश्वास रखना, या बहुत ही आशा रखना। तो बहुत ही कठिनाई झेलने से होगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि लोहे के चने चबाना बहुत ही कठिन है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत कठिनाई से पढ़ाते हैं, तो इसका 12 का ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें से भी शुद्ध वाक्य को पहचानना है। राधा घर नहीं है, तो इसमें ये गलती है, यहाँ पर होगा। राधा घर पर नहीं है, तो ये नहीं होगा। शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। अब है कि राम पाठशाला बैठा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राम पाठशाला में होता है, यहाँ पर वो नहीं लिखा हुआ, में बैठा है। आप अवश्य सुने होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपने अवश्य सुना होगा, यहाँ पर होगा। इसका मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो कि शुद्ध वाक्य है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है, ये प्रैक्टिस सीरीज, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों के पास वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि अन्य और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यानी इसमें पूछा गया है जो अन्य दिया गया है और अन्य दिया गया है, तो शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अनाज दूसरा होगा, या अनाज फल, या पेड़ पौधा दूसरा पराया होगा। तो ये लास्ट के दो तो गलत हो जाएंगे। पेड़ पौधे दूसरा पराया होगा नहीं, अनाज। जबकि अन्न जो है, अन्न ये अनाज से रिलेटेड है, अनाज। और जो अन्य है, अन्य, वो रिलेटेड है दूसरा, दूसरा, इसका मतलब है दूसरा। तो यानी अनाज और दूसरा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। इसमें भी पूछा गया है, यानी कि सरस्वती का पर्यायवाची समानार्थी नहीं है जो। तो सरस्वती की जो पर्यायवाची होते हैं, जैसे बागेश्वरी, शारदा और बाणी। शारदा और बाणी तो सुना होगा आप लोगों ने कि सरस्वती का ही पर्यायवाची है, और बागेश्वरी भी सरस्वती का ही पर्यायवाची है। तो इसमें से जो एक ऑप्शन बचा हुआ है सी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी यानी सुधी। सुधी जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सुधी का मतलब होता है विद्वान से रिलेटेड होता है, विद्वान। उसी में इसमें थोड़ा मात्रा का अंतर है। एंड सुधा जो होता है वो अमृत का पर्यायवाची होता है, अमृत का। सुधा जो है अमृत का होता है और सुधी विद्वान का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मतलब पर्यायवाची सुधी नहीं है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें पूछा गया है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो जयद्रथ वध जो है, इनमें से जयशंकर प्रसाद की है, या मैथिली शरण गुप्त की है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या सुमित्रानंदन पंत की है। तो जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, पहले ऊपर पढ़ी थी। और निराला जी की भी हम लोगों ने
अनामिका अडमा ये रचनाएं पढ़ी थी, और सुमित्रा नंदन पंत की भी ज्योत्सना, पल्लव, बीड़ा, बूढ़ा चांद ये रचनाएं पढ़ी हुई थी। तो इसमें जयद्रथ वध पूछा गया है, यानी 16 का बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें पूछा गया है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा, यानी ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ पूछा गया है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना या दोनों बराबर होना, या किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना या गुण होना। तो जिम्मेदारी से रिलेटेड नहीं है ये, ना ही गुण से रिलेटेड है, और दोनों बराबर तो होना ही नहीं है, क्योंकि कहाँ राजा का पूछा गया और कहाँ तेली की बात की गई है। तो विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना इसमें की जाती है, तो उसमें वहां पर ये लोकोक्ति यूज होती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है कि जो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है, यानी कि जो विकल्प दिए गए इसमें हंस का पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। यानी इसमें हंस का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है कि कौन सा सही है, हंसिनी सही है या हंसिनी या हंसी या हंसिया। तो हंसिया और हंसी तो नहीं होगा, इसमें से बड़ी की मात्रा भी नहीं होगी, हंसिनी ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो हंसिनी होगा, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, यानी इसमें ए दिया गया है कि कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, यह भी पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, सी शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसमें अशुद्ध वाक्य की बात की गई, वो बताना है हमें। तो ये तीनों तो शुद्ध है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसमें से जो ए ऑप्शन है ये अशुद्ध वाक्य है, तो यही वाला सही होगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है। यहाँ पर अनेक की जगह अनेकों की जगह अनेक होगा, क्योंकि अनेकों नहीं लिखते हैं, प्लूरल भी बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं तो अनेक ही लिखते हैं। तो कृष्णा जी के अनेक नाम है, ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि ब्रज भानुजा किस शब्द का समानार्थी है, सीता का, जानकी का, राधा का या पार्वती का। तो सीता जानकी एक से रिलेटेड है और पार्वती भी नहीं है, तो इसमें जो है कि जो राधा है ये ब्रज भानुजा का समानार्थी है, जैसे किशोरी है या राधा, राधिका, ये सब ब्रज भानुजा से पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रज भानुजा का राधा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 में पूछा गया है कि यहाँ पर अतीत होगा, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, सियाराम शरण गुप्त की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ये जो अतीत के चलचित्र हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा भी था, महादेवी वर्मा की रचनाएं जब एनालाइज किया था कि महादेवी वर्मा की है अतीत के चलचित्र, तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी रचनाएं पढ़ी हुई थी, और अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो रचनाएं हैं वो है वैदेही वनवास है, प्रिय प्रवास है, रस कलश है, ये रचनाएं हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 22 में पूछा है कि मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर मतलब कैसा अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष या विपरीत या पर्याय या असमान। तो जो मुहावरे हैं वो एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, हमें इनमें से बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पहले हम देखते हैं जो हानि है, हानि हुई बोलते हैं तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, प्यास लगी तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, बचत हुई, तो ये तीनों शब्द क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग का रूप दे रहे हैं लास्ट में तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जो ये बचन बचा है ये क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 का बचन पुल्लिंग शब्द है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने मेरे को सुधार लिया है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यहाँ पर अशुद्धि लिखा जाएगा। अशुद्धि है तो कारक की अशुद्धि है, सर्वनाम की अशुद्धि है, या लिंग की अशुद्धि है, या वचन की अशुद्धि है। तो इसमें जो है मैंने यहाँ पर मेरे ना होकर अपने आप को सुधार लिए होता तो ये वाक्य सही होता। तो यहाँ पर सर्वनाम की अशुद्धि है तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने आप होता यानी सर्वनाम की अशुद्धि है। 24 का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 25। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? बादल का पर्यायवाची पूछा गया है तो इसमें से जो अंबुज, नीरज और जलद जानते हैं हम लोग, ये कमल के पर्यायवाची हैं। और जो अम्बुद जो बचा हुआ है, अम्बुद है, और जैसे जलद है, जलद, मेघ, ये बादल के पर्यायवाची हैं। मेघ, घन, ये तो अम्बुद इसका बादल का समानार्थी हो जाएगा। तो 25 का डी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को ये सीरीज, ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें जिससे कि ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे, उन लोगों को भी बेनिफिट हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस करें जिससे आपके पास जो वीडियो है और प्रैक्टिस सेट की ये नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे, कोई वीडियो मिस ना हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।